हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 में देखेंगे आदिकाल के विषय में पढ़ रहे हम लोग। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक छोड़ा था कि पुष्पदंत की रचनाएं क्या क्या है। इसमें से तिरसठी महापुरुष गुणालंकार है, अणय कुमार चरियु है और जसर चरियु। अधिकतर जसर चरियु को ही पूछा जाता है। पुष्पदंत के तिरसठी महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। पुष्पदंत की जो रचना है ये तिरसठी महापुरुष गुणालंकार, इसके स्थान पर आपको महापुराण देखने को भी मिल सकता है। महापुराण में क्या है, 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्य में 84 छंद का प्रयोग किया है। जो पुष्पदंत थे उन्होंने अपने चरित्र काव्य में 54 छंद का प्रयोग किया है। और पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई को ही चौपाई कहते थे। 15 मात्राओं का छंद था, लेकिन अब अगर देखेंगे तो ये 24 होती है इसके अंदर। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। सॉरी, ध्यान रखना कि अब शायद चौपाई में 16 मात्राओं वाला छंद होता है। शिव सिंह सेगर ने पुष्प कवि को शाखा की जड़ कहा है। क्या कहा है शिव सिंह सेगर ने? ये वाला कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि भाखा की जड़ किसे कहा जाता है, तो पुष्य कवि को कहा जाता है। पुष्पदंत को ही पुष्य पुंड वगैरह कहा जाता था। शिव सिंह सेगर ने कहा था इनको भाखा की जड़। पुष्पदंत ने स्वयं को, जो पहले अपने आप को भी उपाधियाँ देते थे लोग, यानी कि जो कवि वगैरह होते थे, इन्होंने अपने आप को क्या कहा था? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्भुज, स्वयंभू और पुष्पदंत को। स्वयंभू ने चतुर्भुज को पदड़िया बंद का प्रवर्तक माना है तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू ने किसको? चतुर्भुज को पदड़िया बंद का यानी बंद का प्रवर्तक माना है। और क्या क्या इन्होंने इनको सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। पदरी 16 मात्रा का एक मात्रिक छंद होता है। इस छंद के नाम पर इस पत्ती पर लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंद कहा जाता है। पुष्पदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्म्य भीष्म के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन है? धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की थी। ये रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो धनपाल की है। इसको आप एक ट्रिक से भी रख सकते हैं कि धन भविष्य के लिए जरूरी होता है, यानी भविष्यत कहा। 12वीं शताब्दी में जनिदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जो कि 1114 ईस्वी में लिखा गया था, को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसको? उपदेश रसायन रास को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी जो 1184 ईस्वी में लिखा गया था, ये के रचिता श्री शालिवद्र सूरी को है। यानी रास काव्य परंपरा का हिंदी में जो प्रवर्तन करने का श्रेय है। ठीक है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। और देश भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक। ठीक है। अब देखिए, संदेश रासक क्या है? एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। किसमें? संदेश रासक में। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कौन? मुनि राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल कब मानते हैं? संवत 1057 से के लगभग मानते हैं। और मुनिराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की थी।
अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है। पहली है परमार्थ प्रकाश और दूसरी है योग सार। क्लियर। अगला देखिए, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया था? तो 9 कवियों को शामिल किया था, जिसमें से पुष्य कवि है, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास चंद्र, जागनिक, शांगंदर और जोधराज। पुष्य बोले चाहे पुष्य दंत बोलेंगे चाहे पुष्य कवि बोलेंगे, एक ही बात है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल, इसका समय बोला गया है 700 से 1444 विक्रमी के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। इनमें से ये 19 कवि नीचे दिए गए हैं, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुँचा दी थी, मिश्र बंधुओं ने मतलब। ठीक है। आगे देखिए क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। अपभ्रंश और देशभाषा बोलचाल की रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया था। इनमें से अपभ्रंश की रचनाएं कौन कौन सी मानी इन्होंने? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देशभाषा काव्य की रचनाएं कौन सी मानी है? खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका। परमाल रासो, जिसको आल्हा का मूल रूप माना जाता है, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावलियाँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है, और पीछे आया था ग्रियर्सन वाला, दोनों ने 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्ध राज जयसिंह और उसके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम क्या था? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। ठीक है। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम क्या है? कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। क्लियर। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की है। ठीक है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत से माना जाता है। सोमप्रभ सूरी के कुमारपाल प्रतिबोध यानी 1241 में जो लिखा गया था विक्रमी संवत में, कुमारपाल प्रतिबोध नाम का एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृतिक पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया है। प्राकृतिक पैंगलम में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों को मतलब माना गया है, इनकी विवेचना मिलती है इसके अंदर। आगे देखिए, फिर प्राकृत पैंगलम को प्राकृतिक पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृतिक पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। शांगधर के अच्छे कवि और सूत्रकार थे, यानी शांगधर जो थे एक अच्छे कवि माना जाता है और एक इनको अच्छा सूत्रकार भी माना जाता है। शारंगधर ने शारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया था। शारंगधर पद्धति में बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने
प्राकृतिक पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार शारंगधर को बताया जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में शारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। शारंगधर कृत शारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है, यानी डिक्शनरी कह सकते हैं आप, लेकिन किसकी डिक्शनरी है? पद्य की। पद्य मतलब कविता वगैरह जो होती है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री मलदेव राजा की प्रशंसा में शारंगधर पद्धति में श्री कंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक देखिए। नूनम बादलम छाह खे पसरी निश्राण शब्द खर शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हसीनो एम भण त्यूर भुट्टा झूठे गर्भ भरा मघाली सहसो रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जहाँ शरणम श्री मलदेवम विभूत। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुमान ने अपना अनुमान व्यक्त किया है कि शारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता है, यानी जो शारंगधर थे इन्होंने कुंडलिया छंद प्रयोग किया था सबसे पहले। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे हम फिर सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।